डॉक्टर रोहित, ये बताएं कि ये मेडिकल के फील्ड में आप कब और कैसे गए? तो एक्चुअली जब मैं 12th कर रहा था, आई ऑलवेज हैड दिस एम्बिशन, इधर आई गेट इनटू द आईआईटी या मैं डॉक्टर बन लूँ। और जो आई वांटेड टू बी इन सम सॉर्ट ऑफ पोजीशन वेयर आई वाज इन समथिंग प्रीमियर। और जब मैं जो सीईटी जो सब कुछ एग्ज़ाम्स देने के बाद मेरा जो रैंक था वो सीईटी में बहुत अच्छा था, और मुझे एक गवर्नमेंट सीट मिला कर्नाटक में, मणिपाल यूनिवर्सिटी में गवर्नमेंट सीट मिला, एंड दैट्स हाउ माई जर्नी इन मेडिसिन स्टार्टेड। तो जब मैं एमबीबीएस कर रहा था तो हमारा एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट थे हु वाज वेरी इंस्पायरिंग। सो द वे ही टॉक टू पेशेंट्स, द वे जो हिस्ट्री निकालते थे और जब पेशेंट के साथ बात करते थे, जो टर्मिनल पेशेंट्स के साथ बात करते थे, एंड हाउ ही वुड अंडरस्टैंड देयर इमोशंस एंड ट्राई टू मेक देम फील सो कंफर्टेबल, एंड जो द नियर डेथ एक्सपीरियंस वो एक्सेप्ट करने का जो टेक्निक था, आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विद द वे ही डेल्ट विद दीज पेशेंट्स। सो इसलिए आई थॉट दिस फील्ड इज समथिंग दैट जो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बात करते हैं, इसमें ऑन्कोलॉजी में इट इज़ द प्राइमरी मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट इज़ एविडेंस बेस्ड। सब कुछ एविडेंस बेस्ड है। कोई हम अमेरिका में बैठे, यूरोप में बैठे और इंडिया में बैठे, हम जो एविडेंस फॉलो करते हैं वो सब कुछ सेम है। और इट गिव्स मी ग्रेट प्राइड कि हम अभी जो अमेरिका में जो भी ट्रीटमेंट कैंसर में देते हैं वो हम रेप्लिकेट इंडिया में भी कर सकते हैं। फॉरगेट इंडिया, हम उदयपुर में भी वैसा ही कर सकते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट आई फेल्ट दैट ये ऑन्कोलॉजी, ये ब्रांच इज समथिंग दैट विल मेक मी हैप्पी, एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। डॉक्टर मानसी, आप बताएं कि आप, हालांकि आपके खून में भी मेडिकल है, हाँ, लेकिन फिर भी मेडिकल में कब और कैसे आने का सोचा? मैं बचपन से ही और किसी में अच्छी नहीं थी, पढ़ने में अच्छी थी, वो एक रीज़न है। और दूसरा, मेरे पापा डॉक्टर है, उनको देख के आई वॉज लाइक ही इज़ माई रोल मॉडल, सो ही वॉज माई इंस्पिरेशन थ्रू आउट माई लाइफ। So obviously I wanted to make him proud, so that is also one reason I got into this field. फिर ये बताएं कि इसी फील्ड में ऑन्कोलॉजी में भी आप कब और कैसे? Again वही सेम आंसर है मेरा। My dad is an oncologist, and as he said, cancer patients, there's a different kind of satisfaction in dealing with cancer patients. So वही रीज़न है that I took this field. ये रेडियो लेक्सिटी है और हमारा प्रोग्राम है बातें मुलाकातें। हमारे साथ हैं डॉक्टर रोहित रिबेलो और साथ में डॉक्टर मानसी शाह। डॉक्टर रोहित, बताएं कि सबसे पहले आप मानसी जी से कब और कैसे मिले थे? तो एक्चुअली जब मैं डीएम मेडिकल ऑन्कोलॉजी शुरू किया था बैंगलोर में, मानसी वाज डूइंग, मानसी एमडी रेडियोथेरेपी कर रही थी उस टाइम पर। और जब मैं ज्वाइन किया था तो एक्चुअली जो रेडियोथेरेपी का पोस्ट ग्रेजुएट्स को मेडिकल ऑन्कोलॉजी में पोस्टिंग मिलता है, तो द फर्स्ट पीजी टू बी पोस्टेड अंडर मी वाज डॉक्टर मानसी शाह। सो दैट इज़ हाउ वी, हमारा पहला मुलाकात प्रोफेशनली हुआ। आप गुरु थे। वही। सो हमारा पहला मुलाकात प्रोफेशनली हुआ और धीरे धीरे एक पर्सनल रिलेशनशिप भी बिल्ड हुआ। तो ये बताएं कि कब लगा कि पर्सनल रिलेशनशिप अब बिल्ड हो रहा है या चांसेस हैं? एक्चुअली अंदाज़ा एक 10-15 दिन में ही लगा कि पर्सनल रिलेशनशिप बिल्ड हो जाएंगे। मानसी जी, ये बताएं कि आपने जब पहली बार देखा था रोहित जी को तो लग रहा था मामला इतना सीरियस हो जाएगा? पहली बार में तो नहीं लगा, धीरे धीरे, बट धीरे धीरे हम लोग अच्छे दोस्त बन गए। उसके बाद प्रॉबली लगने लगा कि ये बताएं कि बहुत सारे फिल्मों में और बहुत सारे किस्सों और कहानियों में जिक्र आता है कि पहली नज़र में प्यार, तो ये बात कुछ आपके मामले में थी या ऐसा कुछ नहीं हुआ? आई थिंक मानसी के मामले में थी। आई थिंक मानसी के मामले में थी। ये दरअसल क्या एहसास होता है? डॉक्टर रोहित बताएं कि हालांकि आप डॉक्टर हैं, हो सकता है कि साइंटिफिकली भी इसको एक्सप्लेन करें। दरअसल ये प्यार की फीलिंग होती कैसे और कैसे आपको महसूस हुआ कि हो रहा है या होने वाला है? आई गेस क्या है कि हम सब साइंटिफिक माइंडेड इंडिविजुअल्स हैं। जब व्हेन वी कैन नॉट एक्सप्लेन समथिंग, दैट इज लव। इन वेरी सिंपल वर्ड्स। ये रेडियो लेक्सिटी है और बातें मुलाकातें प्रोग्राम है। हमारे साथ हैं डॉक्टर रोहित रिबेलो और साथ में डॉक्टर मानसी शाह। डॉक्टर मानसी, ये बताएं कि जब आप रोहित से पहली बार मिली और उसके बाद आपको धीरे धीरे प्यार का एहसास हुआ, तो कब लगा कि अब सीरियसली एक रिलेशनशिप में जाना चाहिए? एक्चुअली बिकॉज मेरा पढ़ना भी ख़त्म हो गया था, सो मेरे मॉम डैड से प्रेशर आ रहा था घर पे लड़की देखने के लिए। सो दैट इज़ व्हेन एक्चुअली वी हैड टू टेक दैट स्टेप। आपको लगा कि अभी बोलना पड़ेगा। सो दैट्स व्हेन मैंने मेरे मम्मी पापा से बात की, रोहित आए उनको मिलने के लिए, एंड देन लकीली एवरीथिंग वेंट वेल। सो लव स्टोरीज
विलन बगैर मज़ेदार नहीं होती। तो आपकी लव स्टोरी भी स्मूथ रही या कोई विलन आया? नहीं नहीं, हमारा लव स्टोरी एक्चुअली बहुत स्मूथ था, अनएक्सपेक्टेडली बहुत स्मूथ था, क्योंकि हम दूसरा स्टेट से, आई एम फ्रॉम कर्नाटका, शी इज़ फ्रॉम गुजरात, रिलीजन भी दूसरा है, पर आई थिंक हमारा दोनों पेरेंट्स बहुत एजुकेटेड हैं, और इट नेवर केम टू अ पॉइंट वेयर इट वाज ऑलवेज जज्ड बेस्ड ऑन द पर्सन एंड द इंडिविजुअल रादर देन एनीथिंग एल्स। तो इसलिए unexpectedly I thought there would be problems from her side because they are Jains, but and we are non-vegetarians and vegetarians, so there's a big difference. But uncle was very understanding, और जब भी मैं पहले बार जब मुलाकात किया था अंकल डॉक्टर संदीप शाह इज़ अ वेरी रेवर्ड नेम इन आवर प्रोफेशन, एंड आई वॉज क्या है कि थोड़ा डर लगता है कि इतना बड़ा प्रोफेसर है सर, और उसके साथ मिलना, पर और प्रोफेसर से सबसे कीमती चीज़ मांग रहे हैं। वही सो पर अंकल वॉज, ही जज्ड मी ऑन हिज ओन, ही टुक हिज टाइम विद मी, और उसके बाद बहुत सपोर्टिव है प्रोफेशनली, पर्सनली। जब भी एडवाइस चाहता हूँ वो मेरा पापा जैसा ही एडवाइस देते हैं, तो देयर वाज नो विलन इन दिस लव स्टोरी, आई एम वेरी हैप्पी टू से। डॉक्टर मानसी, ये बताएं कि एक ही प्रोफेशन के दो लोग जब शादी करते हैं या किसी प्रेमपूर्ण संबंध में बढ़ते हैं आगे, तो क्या ज़्यादा सहूलियत होती है उस रिश्ते में? में हमारे केस में आई फील दैट बिकॉज हम लोग सेम प्रोफेशन में से है, सो वी अंडरस्टैंड ईच अदर बेटर, एंड द फैक्ट कि मैं इतने दूर पढ़ने वाली हूँ 2 साल, आई डोंट थिंक कोई और इतना समझ पाता, एक्सेप्ट फॉर अ डॉक्टर एंड एक्सेप्ट फॉर बिकॉज उन्होंने भी देखा है हाउ हार्ड इट इज़। सो आई थिंक इट इज़ अ गुड थिंग दैट वी आर इन द सेम प्रोफेशन। डॉक्टर मानसी और डॉक्टर रोहित आपसे और बातें करेंगे, एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं। ये रेडियो लेक सिटी है और हमारे साथ मेहमान है डॉक्टर रोहित रिबेलो और साथ में डॉक्टर मानसी शाह। डॉक्टर रोहित, आपका फील्ड कैंसर का फील्ड, और इसमें बड़े मार्मिक लम्हे आते होंगे, आपके पास पेशेंट्स आते होंगे जो हो सकता है डेथ बेड पर हो, और बहुत सारे इमोशनल मोमेंट्स आते होंगे, लेकिन कई बार ऐसा भी होता होगा कि आपको लगता होगा कि आपकी ताकत, मेडिकल साइंस की ताकत, इसके अलावा भी कोई ताकत है जो मदद करती है। कभी आपको इसका कुछ एहसास हुआ? वो क्या है कि एक्चुअली when as doctors when we practice we have to understand what a patient is capable of tolerating. मेडिकल ऑन्कोलॉजी में ये सबसे बड़ी चीज़ है कि कीमोथेरेपी देना उतना मुश्किल नहीं है, पर वो डिसीजन लेना कि ये पेशेंट ये टॉलरेट कर सकता है, नहीं टॉलरेट कर सकता है, दैट इज़ वो ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और दूसरा, जो बॉडी का पावर है वो दूसरा पेशेंट का दूसरा है, और कुछ बार मिरेकल्स डू हैपन, कुछ बार लेट स्टेज कैंसर्स भी बहुत लंबा समय जी सकते। वो एक्चुअली कल हम बात कर रहे थे, एक ब्रेन ट्यूमर का पेशेंट था उसका, हु हैज़ लिव्ड फॉर 20 years। तो समटाइम्स मिरेकल्स डू हैपन दैट मे बी हमारा साइंटिफिक एक्सपीरियंस वी कैन नॉट एक्सप्लेन इट, बट या इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, आई वुड से। आपकी क्या राय है डॉक्टर मानसी? या सो दैट्स व्हाट हमने कल वही डिस्कस किया। कभी कभी इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन्स विल पावर पे भी है कि एंड लाइक हाउ ही, वो कैसे दिमाग से कैसी कंडीशन में है, तो समटाइम्स दे लिव लॉन्गर, समटाइम्स दे डोंट। कुछ चीज़ें कही जाती, एक तो स्पिरिचुअलिटी कि आदमी का खुद के भीतर कोई एक आध्यात्मिक शक्ति होती है, और कुछ ये कहा जाता है कि उसमें दुआएं, बहुत सारे लोग कहते हैं हमें दुआएं लगी। तो क्या आपको लगता है कि स्पिरिचुअल पावर या दुआएं, इनमें भी कुछ ताकत होती है? As a doctor, I do not believe in all that. So, according to me, मुझे नहीं लगता ऐसा. It depends on how he tolerates the treatment. That is what I would say. But one thing I would like to add, one thing क्या है कि there is some correlationship and evidence-based medicine has shown that yoga, exercise, especially aerobic exercises of walking during your treatment course, actually वो patient का tolerance जो है ना वो improve होता है, और patients do tend to live a little longer. So those things are there. क्या है कि एक belief होना चाहिए एक superior power में, क्योंकि that actually makes you fight. So that brings that the best out of a human being. So I think we should never rule out this whole spirituality out of our treatment, and I think I try to incorporate that also into a part of my treatment. डॉक्टर रोहित, बहुत सारे केसेस आते हैं, ख़ास तौर पे चूँकि सेलिब्रिटीज़ के केसेस हमें सुनने पढ़ने में आते हैं कि फला व्यक्ति सेलिब्रिटी था, उसको कैंसर हुआ और वो ठीक हो गया, और ठीक होकर घर भी आ गया, रिकवर भी हो गया। और कई दफ़े ऐसे भी केसेस आते हैं कि आदमी जिसके पास दुआएं नहीं हैं और हो सकता है वो ठीक ठाक हो, लेकिन वो
उस ट्रीटमेंट को सहन नहीं कर पाया या उसकी मृत्यु हो गई। तो ये बताएं कि ये जो ताकत होती है कैसे आती है, और क्या कहीं ना कहीं भीतर की ताकत भी इलाज में और उसके बाद रिकवरी में मदद करती है? एक्चुअली क्या है कि आई थिंक ये मेन इशू है कि जो सेलिब्रिटीज़ है, जो ये अपर मिडिल क्लास या अपर क्लास पीपल है, अगर कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम हो तो वो डॉक्टर को जाते हैं, तो द चांस दैट वो अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होंगे वो बहुत ज़्यादा है उसमें। आई थिंक वो ही प्रॉब्लम है, क्योंकि जब हम जो विलेज का लोग, वो सब जब तक दर्द नहीं आता है पेशेंट अस्पताल को नहीं, इतना बड़ा गांठ हो भी तो अस्पताल को नहीं आते जब तक दर्द आता है। और कैंसर का ये भाव है कि गांठ जब तक बहुत बड़ा नहीं होता है, जब तक 3rd या 4th स्टेज में नहीं, दर्द नहीं होता है। तो ये इसलिए मैं सोचता हूँ कि ये डिफरेंस है सर्वाइवल में, जो अमीर लोग और गरीब लोग में डिफरेंस है, और ये डिफरेंस है विदेश में भी है, इंडिया में भी है। डॉक्टर मानसी, बहुत बार माना जाता है कि आप कीमो या देते हैं, बहुत सारे रेडिएशन या उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, और जो भी मरीज़ है उसे दर्द भी महसूस होता है। बताएं कि क्या ये ज़्यादा दर्दनाक होता है और उसको सहन कर पाते हैं लोग? सो इट डिपेंड्स। हम लोग भी उस तरह से ही ट्रीटमेंट देते हैं। फर्स्ट वी एग्जामिन द पेशेंट, हम लोग देखते हैं कि वो कौन से टाइप की, कितने स्ट्रेंथ तक कीमो या रेडिएशन बर्दाश्त कर पाएंगे। वी ऑल्सो गिव इट अकॉर्डिंगली। और हाँ, तो वॉट एवर आर ट्रीटमेंट इज़, वी मेक श्योर कि देयर इज़ अ बैलेंस, कि वो बर्दाश्त भी कर पाए, एंड इट ऑब्वियसली शुड हेल्प ऑल्सो। सो वो टॉलरेट कर पाते, पेशेंट डू टॉलरेट ट्रीटमेंट। ये रेडियो लेक्सिटी है और प्रोग्राम है बातें मुलाकातें। हमारे गेस्ट हैं आज ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर रोहित रिबेलो और साथ में है डॉक्टर मानसी शाह। डॉक्टर रोहित, कैंसर एक ऐसा रोग है जिसको सुनकर लोग घबराते बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अब जब साइंस भी है और ट्रीटमेंट के मेथड्स भी हैं, आप जैसे युवा और समर्पित डॉक्टर्स भी हमारे पास उपलब्ध हैं, तो बताएं कि कैंसर के ट्रीटमेंट को लेकर क्या सिचुएशन हमारे देश में अच्छी है या होने वाली है? एक्चुअली बहुत अच्छी हुआ है, और गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट कैंसर का ट्रीटमेंट में एक्चुअली पिछले 10 साल में बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट का स्कीम है, राजस्थान में भामाशाह का स्कीम है, जो बहुत कैंसर पेशेंट्स को हेल्प करता है। जब मेरा प्रैक्टिस में ऑलमोस्ट 80% पेशेंट भामाशाह से आते हैं। मेरा जस्ट रिक्वेस्ट है लोगों को कि अगर कोई छोटा मोटा गांठ हो, किधर भी हो, एक डॉक्टर को जाओ। वैसे भी अभी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स है, डॉक्टर्स का अवेलेबिलिटी बहुत अच्छा है। कोई भी डॉक्टर एग्जामिन कर अगर हम अर्ली स्टेज में पिकअप होते हैं, जैसे विदेश में अर्ली स्टेज में पिकअप होते हैं, तो हमारा सर्वाइवल भी विदेश के बराबर ही चलेगा। डॉक्टर मानसी, आपकी क्या राय है? ऑब्वियसली अभी कंडीशन काफ़ी इम्प्रूव हो गई है कैंसर की हेल्थ केयर में, और इंडिया में इनफैक्ट इंडिया में मेरी हॉस्पिटल में कितने सारे बाहर से लाइक अफ्रीका और सबसे पेशेंट्स आ रहे हैं जस्ट टू टेक ट्रीटमेंट इन इंडिया। तो इंडिया का हेल्थ केयर पूरे वर्ल्ड में एक्चुअली इट्स रियली गुड अभी। मित्रों, आप सुन रहे हैं बातें मुलाकातें प्रोग्राम। हमारे मेहमान हैं ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर रोहित रिबेलो और साथ में डॉक्टर मानसी शाह। डॉक्टर मानसी, कैंसर को लेकर जैसा कि जिक्र हो रहा था, लोग घबराते हैं। बताएं कि क्या क्या सतर्कता, क्या क्या सावधानियां लोग रखें जिससे वे कैंसर से बचें, और अगर हो गया है तो जल्द ठीक हो जाए। तो वही फर्स्टली आई थिंक एक्सरसाइज, एज रोहित ने जैसे बोला, योगा इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। कि वो कितना सारे कैंसर का रिस्क फैक्टर में मोटापा इज़ वन ऑफ द रिस्क फैक्टर। अवॉइड स्मोकिंग, अल्कोहल, वो सब कम करने के लिए, और अच्छा हेल्दी डाइट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो ये सब अगर करे तो देर आर चांसेस के रिस्क थोड़ा कम हो सकता है कैंसर के लिए। डॉक्टर रोहित, आप क्या कहेंगे? एक जेनेटिक फैक्टर है जो हम चेंज नहीं कर सकते, पर जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जैसे कि स्मोकिंग सबसे बड़ा एनवायरमेंटल फैक्टर है, अल्कोहलिज्म और दूसरा एनवायरमेंटल फैक्टर है एयर पोल्यूशन, वो सब फैक्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो जेनेटिक फैक्टर्स है वो हमारा हाथ में नहीं, वो भगवान का हाथ में, पर एटलीस्ट जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स है वो कंट्रोल कर हेल्दी लाइफस्टाइल अगर हम लीड करेंगे, ईटिंग गुड फूड, दैट विल डेफिनेटली रिड्यूस द बर्डन ऑफ कैंसर। जाते जाते डॉक्टर मानसी, तमाम लिसनर से क्या कहेंगी? वही, एज आई सेड, बी हेल्दी, स्टे हेल्दी, एंड come to us as soon as you think you need us. डॉक्टर रोहित? Don't be afraid to fall in love. डॉक्टर रोहित रिबेलो और डॉक्टर मानसी शाह, आपका हृदय से आभार।